दोस्तों, कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रखिए, क्योंकि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं शायद ये भी बहुत से लोगों के लिए एक सपना हो। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका अपने चैनल द गुरुजी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम डेली का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और आज जो है हम 9 मई 2020 का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया है। भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुंचने की तारीख से 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा, यानी उनको पहले 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा। ठीक है दोस्तों, कल जो है इससे 2 दिन पहले समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था ऐसे ही भारतीयों को वापस लाने के लिए, और आज जो है वंदे भारत मिशन जो है लॉन्च किया गया। परीक्षा दृष्टि से देखिए दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पूर्व जो है भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुल मिलाकर 1,39,576 इसमें सक्रिय सैनिक हैं। ठीक है, लगभग 1720 से अधिक विमान हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं का भाग है। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो यह है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और वायुसेना के उप सेनापति हैं एयर मार्शल अनीश खोसला। लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुकोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-21, HAL, तेजस और राफेल। दोस्तों, MiG-29 जो है कल होशियारपुर पंजाब में जो है लड़ाकू विमान MiG-29 वो क्रैश हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों 9,304 पदों को जो है समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डिब्बी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेक्टर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि MES के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से MES के 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, परीक्षा दृष्टि से देखिए, जो सैन्य अभियंता सेवाएं हैं उसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1923 को। ठीक है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये एक प्रकार की सरकारी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। इंजीनियर इन चीफ की बात करें तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर
15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो अगले 2 वर्षों तक ये काम चलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन कबाड़ नीति को भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को कारोबार में नकदी बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नियमित संपर्क में हैं, जो कोरोना कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। दोस्तों, कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छा इलाज है वो स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार जो है आप सीखते रहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। परीक्षा दृष्टि से देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, यहाँ पे जो है एक शहर है वाराणसी, जिसे काशी कहा जाता था कभी। इसको जो है वाराणसी जो है ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बात करें तो गेहूँ, ज्वार, मक्की और आलू का जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश है। और राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है यहाँ का वो लखनऊ है। दोस्तों, पहले जो है इसकी राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी, बाद में इसे बदलकर लखनऊ किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ का राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, जबकि भाजपा से हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और पुलिस महानिदेशक हैं ओम प्रकाश सिंह। यहाँ की साक्षरता की बात करें 2011 के अनुसार तो वह 67.68% और यहाँ का लिंगानुपात की बात की जाए 2011 के अनुसार तो वो 912 प्रति 1000 पुरुष है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों, डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिक और रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से जुड़े आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। नेगी 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी हैं। दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्री की बात की जाए तो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। स्थायी मिशन व राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में
और सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। ये साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। टीएस त्रिमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत है। दोस्तों, परीक्षा दृष्टि से देखें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदस्यों की बात करें तो इसके 193 जो है सदस्य देश हैं और अंतिम सदस्य देश तो जो अभी जुड़ा हुआ है सूडान। अधिकारी भाषाओं की बात करें तो यहाँ पे अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी अधिकारी भाषाएं हैं। अध्यक्ष यहाँ पे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। दोस्तों, पहले जो है इसका 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? तो ये मिशन मोड के तहत किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। परीक्षा दृष्टि से देखिए दोस्तों, ये कब स्थापित है? 1947 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारत का यहाँ क्षेत्राधिकार है। वार्षिक बजट की बात करें तो 1.43 लाख करोड़ रुपए वार्षिक बजट है और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का ये अधीन है। कार्यालय धारक की बात करें तो ये पुरुषोत्तम रूपाला राज्य मंत्री जो है ये इसका संभालते हैं इसको। ये किसकी बात की जा रही है दोस्तों? ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की बात की जा रही है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने ये बताया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। परीक्षा दृष्टि से देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है इसे यूनिसेफ बोलते हैं शॉर्ट में, और इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इसके मुखिया जो है वो एन वेनमन है। और 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से तथा 1969 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इस संगठन को सम्मानित किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए तो इस संगठन की स्थापना जो वो 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक शहर कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से जो है रोम स्थानांतरित किया गया। FFO के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन और थे और इसके वर्तमान महानिदेशक जो है वो सेनेगल के जैक्स
डी ऑफ है। दोस्तों बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मालपास हैं, सीईओ की बात करें तो अंशुला कांत हैं और मुख्य अर्थशास्त्री हैं पेनी गोल्डबर्ग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों इस लिस्ट में पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। उनका कहना है कि कार्यकाल का बढ़ना पर्यावरण के लिए बदलती चीज़ों की दिशा में काम करने के लिए एक मौका मिलने जैसा है। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर जो हमारा यही ख़त्म होता है, यही इस सेशन का दी एंड यहीं पे होता है। आगे के करंट अफेयर्स हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जो परीक्षा दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे अगली वीडियो अपलोड हो तो आप उसे मिस न करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।